नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे किसान आंदोलन की। दरअसल 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान, आप जानते हैं, 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है। किसानों ने इस दिन को काला दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसी दिन मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता में आए 7 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार के 7 साल के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर ही किसान विरोध की चिंगारी तेज करने की कोशिश में है। विरोध प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। हरियाणा के करनाल से जब हजारों किसान दिल्ली कूच कर रहे थे तो 2 गज की दूरी के नियम को किनारे लगा दिया। तस्वीरें जरा देखिए। इस दौरान किसी भी किसान ने मास्क नहीं पहना था। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बीच भी किसान हजारों की संख्या में जुटे हैं। यह देखिए तस्वीरें। ना कोई मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे सब सामान्य है। हरियाणा के हिसार में भी आज किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत की अगुवाई में हजारों किसान प्रदर्शन में जुटे हैं। इस दौरान दोबारा सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हुआ, मास्क नहीं लगाए गए। कोरोना काल में खुलेआम लॉकडाउन की भी धज्जियां उड़ी हैं और कोविड नियमों की भी धज्जियां उड़ी हैं, कल भी और आज भी। हिसार में आपको याद होगा, पिछले सप्ताह पुलिस और किसानों में हिंसक झड़प हुई थी। 300 से ज्यादा किसानों पर इस मामले में केस दर्ज किया गया था। इसके विरोध में किसानों ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया था। किसानों पर से केस वापस लेने की मांग पर किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हरियाणा में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है। राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शनकारी किसानों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि किसान सरकार पर ही पलटवार कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा किसानों पर फोड़ रही है। आइए आपको सुनाते हैं कोरोना फैलाने के आरोपों पर क्या कहा किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने। सुनिए। कोरोना किसान नहीं फैला रहे, कोरोना सरकार फैला रही है और सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए किसानों पर इल्जाम लगा रही है। अभी तक उनके पास गैस पूरी नहीं है, एम्बुलेंस पूरी नहीं है, हॉस्पिटल पूरे नहीं है, टीके पूरे नहीं है, तो बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, सड़कों में मर रहे हैं। तो अपनी कमी का, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और अगर उनको इतनी चिंता है तो मुख्यमंत्री क्यों प्रोग्राम करते हैं? हजारों की संख्या मुख्यमंत्री खुद लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं। कोरोना तो वो लोग बुला रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है, उनकी तो कोई मजबूरी नहीं है। इस बीच किसानों के विरोध प्रदर्शन को विपक्षी दलों का भी साथ मिल गया है। 12 विपक्षी दलों ने पत्र लिखकर किसानों को खुला समर्थन दे दिया है। ये जो कल पत्र सामने आया है, इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शरद पवार, एचडी देवेगौड़ा, फारूक अब्दुल्ला समेत 12 पार्टियों के नेताओं के दस्तखत हैं। विपक्षी दलों ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग की है। विपक्षी दल सरकार से हट छोड़कर किसानों से बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो करना चाहिए देश के हित में वो नहीं करती है, और जो नहीं करना चाहिए वो करती है। ये चिंता की बात है। भाई, देश के हित में अभी क्या है? किसानों के हित में, किसानों के हित में है कि आप एक कानून जो आपने बनाया था वापस ले लीजिए। लगातार किसानों की मौतें हुई है धरने में, तो किसान जिनकी मौतें हो रही वो अपने ही लोग तो हैं, अपने ही तो हिंदुस्तानी हैं। कभी किसान धरना से किसानों की मौतें होती हैं, कभी कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? सरकार है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को ये कानून तुरंत वापस ले लेना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिले। तो देखा आपने, अब विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर से सरकार को किसान आंदोलन पर घेरना शुरू कर दिया है। अब जरा सुनवाते हैं आपको कि आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। हे निर्दयी मोदी सरकार, हमारे देश के किसान की बात सुनो और इन 3 काले कानूनों को खारिज करो। बीते कुछ महीनों में केंद्र सरकार की ओर से 11 बार का एक ढोंग तो रचा गया, लेकिन उस बातचीत से कुछ निकला नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार का जो रवैया था वो अड़ियल था। तो देखा आपने, विपक्षी नेता एक बार फिर से सरकार को घेर रहे हैं किसान आंदोलन पर, क्योंकि इस आंदोलन को 6 महीने पूरे होने वाले हैं। 26 मई को ही मोदी सरकार के 7 साल भी पूरे हो रहे हैं। इसीलिए राष्ट्र की बात में
हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है, मोदी सरकार की सालगिरह पर काला दिवस क्यों मनाया जा रहा है, जैसा किसानों ने ऐलान किया। और दूसरा, क्या किसान आंदोलन कोरोना प्रूफ है? इसी पर आज राष्ट्र की बात में होगी बहस। जल्दी से परिचय करा दूं, बीजेपी से आज प्रेम शुक्ला है मेरे साथ राष्ट्र की बात में, कांग्रेस से आलोक शर्मा आ गए हैं, योगेंद्र यादव आ गए हैं मेरे साथ, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेता हैं। और योगेंद्र जी बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मेरे साथ विजय सरदाना भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और किसान आंदोलन पर भी खरी खरी कहते हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत मैं योगेंद्र जी आप ही से कर रहा हूं। योगेंद्र जी, 26 मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरे हैं और किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इस पे काला दिवस मनाने से पहले योगेंद्र जी, क्या किसान नेताओं को यह भी सोचना चाहिए था, जो नहीं सोचा गया, कि कोरोना काल चल रहा है, जीवन और मौत का काल है ये। ऐसे में 2 तस्वीरें भी अभी मैंने आपको कल के प्रदर्शन की और आज के प्रदर्शन की दिखाई थी, मैं फिर से भी दिखा सकता हूं। मेरा सवाल कोरोना काल में आपके इस आंदोलन को तेज करने की जो आपकी चेतावनी है उससे जुड़ा हुआ है। योगेंद्र जी बोलिए। मानक भाई, मैं 2-3 भ्रम दूर कर दूं। सबसे पहले मैंने देखा अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा था 26 तारीख को किसान बड़े प्रदर्शन की तैयारी। ये बात बिल्कुल गलत है। हम कोई बड़ा प्रदर्शन, कोई बड़ी गैदरिंग 26 को नहीं करने वाले हैं। हमने बहुत स्पष्ट कहा है, पता नहीं क्यों मीडिया में ये चीजें गलत रिपोर्ट होती। हमने क्या कहा है? हमने कहा है विरोध दिवस हम 26 को मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? अपने घर पे काला झंडा लगा के, अपने ट्रैक्टर पे काला झंडा लगा के, अपनी बाजू के ऊपर काला पट्टी बांध के। और चूंकि वो बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम अंत में दिन पूरा होते होते अपने तमाम मोर्चों पे बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। ये उम्मीद करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि आए। मैं नहीं समझता इसके अंदर क्या दिक्कत की बात है। दूसरा, मैंने ये भी देखा कि आप रंग कर रहे हैं कि किसानों ने बातचीत की, अपील की। आपने ध्यान से पढ़ा होगा मानक जी हमारी चिट्ठी को। हमने ऐसी कोई अपील नहीं, हमने केवल प्रधानमंत्री को चेताया है कि आप सरकार के मुखिया हैं और अगर ये बातचीत नहीं हो रही तो अंततः इसकी जिम्मेवारी कृषि मंत्री पे नहीं डाली जा सकती, किसी और मंत्री पे नहीं डाली जा सकती, आपकी जिम्मेवारी है। और अगर ये बातचीत यहां अटकी हुई है तो आप जिम्मेवार हैं। और हमने कहा है कि अगर 26 तारीख तक कोई भी इस तरह का पॉजिटिव संकेत नहीं मिलता तो हम अगला दौर अनाउंस करेंगे। अब अगले दौर में क्या करेंगे हमने तो अभी घोषित नहीं किया है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें कल और आज हमने देखी हैं करनाल में और हरियाणा में, आपको वो तस्वीरें चिंतित नहीं करती हैं? योगेंद्र जी देखिए ना मास्क लगा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, विरोध प्रदर्शन के नाम पर खुलेआम कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, अपनी भी जान खतरे में डाल रहे हैं सारे के सारे प्रदर्शनकारी और दूसरों की भी डाल रहे हैं। इससे अंदाजा लगता है कि 26 तारीख के बाद अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या होगा? यही होगा, बड़े प्रदर्शन ही होंगे। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये हरियाणा हिसार के अंदर जो किसानों के ऊपर बर्बरता हुई उसके विरुद्ध एक स्वतः स्फूर्त किसानों का प्रोटेस्ट है। अच्छा रहता अगर आप उसकी तस्वीर भी साथ में दिखा देते। हो सकता है आपने 2-3 दिन पहले दिखाई हो। हाँ। कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जब इनॉग्रेट करने आए तब कोरोना के कौन से नियम का पालन हो रहा। आप वो तस्वीर भी दिखा दीजिए अगर आपके पास है। 4 दिन पहले की है, किसानों की तस्वीर आपने दिखाई, सर माथे पे आपकी बात। आप ये भी जरा दिखा दीजिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जब इनॉग्रेट करने आए तो हरियाणा सरकार के जो कोविड के नियम हैं उनमें से किसका पालन हो रहा है। आप मुझे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इस पर आपके साथ हूं। जब भी चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम हो या कोई निजी कार्यक्रम हो, एक एक तस्वीर हम दिखाते हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। जहां भी लोगों की जान खतरे में डाली जाती है, इतना सा भी अगर शक होता है कि यहां कोरोना फैल सकता है, हम तस्वीरें भी दिखाते हैं और हम सवाल भी उठाते हैं। इसीलिए योगेश जी आप कहेंगे तो मैं दोबारा से दिखा दूंगा सारे सरकारी कार्यक्रम, सारी राजनीतिक रैलियां, सारे निजी कार्यक्रम। लेकिन किसान आंदोलन की फिलहाल जो बहस हो रही है उसमें योगेंद्र जी ये सवाल सारा इसीलिए हो रहा है ना, वरना हम तो लगातार किसान आंदोलन पर बहस कर ही रहे थे। कोरोना काल में ये भीड़ जुटाना और इस आंदोलन को तेज करने की चेतावनी देना, इसमें नहीं लगता आपको? क्योंकि खट्टर साहब ने खुद कहा था, बोले कुछ दिन के लिए हट जाओ, उसके बाद दोबारा शुरू कर लेना। इस समय तो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा संकट आया हुआ है। इसीलिए सवाल तो मैं भी हाथ जोड़ के कह दूं खट्टर साहब से, क्योंकि मेरी तो बात सुनते नहीं, हो सकता है आपकी सुन ले। खट्टर साहब, आप भी कुछ दिन के लिए बाज आ जाओ।
जब हरियाणा के किसान ने बोल रखा है कि आप आके जमीन पे इस तरह के तमाशे मत करो, जो इनॉग्रेशन आप एक इंटरनेट की क्लिक पे कर सकते हो, उसको फिजिकली आके अपने नजदीक 200 लोग इकट्ठा करके करने की क्या जरूरत है, जब किसान आपको चेतावनी दे चुके हैं। तो किसानों को कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हुआ क्या हिसार कि मुख्यमंत्री आए, नियत समय से पहले चुपचाप आके कर गए। अफसरों ने किसानों को यह बताया भी नहीं कि मुख्यमंत्री चले गए हैं। किसान वहां प्रोटेस्ट करने के लिए आना चाहते थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस वालों ने पत्थर हाथ में लिए। सब तस्वीरें आपके पास होंगी, पुलिस वाले पत्थर लेके कर रहे हैं, पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। दिन के अंत में पुलिस और किसानों की बातचीत होती है, एग्रीमेंट हो जाता है कि पुलिस अपने केसेस नहीं बनाएगी, किसान अपने केसेस नहीं बनाएंगे, हम अपने मरीजों का इलाज करवाएंगे, पुलिस अपने का इलाज करवाएगी। लेकिन उसके अगले दिन क्या पता लगता कि किसानों के ऊपर पर्चे दायर कर दिए गए, 307 के पर्चे दायर कर दिए गए। इसके गुस्से से आज किसान इकट्ठे हुए हैं। ये ना तो कोई हमारा कोई प्रायोजित प्रदर्शन है। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं, 26 तारीख को हमने किसी बड़े प्रदर्शन की कहीं पे कॉल नहीं दी है। हमने ये नहीं कहा है 26 के बाहर हम बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। हमने केवल कहा है अगला चरण अनाउंस करेंगे, आप इंतजार तो कीजिए। ठीक है, लेकिन हरियाणा का आपने पूरा किस्सा बताया और उसकी वजह बताई, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें योगेंद्र जी आप मानेंगे पंजाब में भी सामने आई थी। खुलेआम पंजाब में सारे किसान प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। लॉकडाउन की जो नियम है उनको भी तोड़ा था और ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी। आप कहेंगे तो वो तस्वीरें भी दिखा दूंगा मैं। खैर, लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में बोल रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। मंडल की समीक्षा बैठक यहां पर ली है। यहां पे तीनों जनपद के मंडल के तीनों जनपदों के जिला प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर ने, कोरोना वॉरियर्स ने, जागरूक जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत के साथ इस समस्या का समाधान किया। और आज अगर हम इस जनपद और मंडल की बात देखें तो जहां पे पॉजिटिविटी रेट एक बार 14-15 के आसपास पहुंच गया था, आज घटकर के 1 से नीचे आ चुका है। रिकवरी 94% से अधिक है। सेकेंड वेव में हमारे सामने संकट आया था ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की। आज हर जनपद को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर 377 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। और इस जनपद में भी और इस कमिश्नरी में भी 15 नए ऑक्सीजन प्लांट हमने प्रस्तावित किए हैं, जो मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, CSCs में, जिन्हें स्थापित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। निगरानी समितियों ने इस सेकेंड वेव को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। निगरानी समिति गांव-गांव में जाके स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है। मेडिसिन किट का, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। हर लक्षण युक्त व्यक्ति का RRT की टीम जाकर के अगले 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सके, इस कार्य को संपन्न कर रही है। और ये हमारा एक सफलतापूर्वक अभियान है जिसने पॉजिटिविटी को कम किया है, रिकवरी को बढ़ाया है। हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन की कार्रवाई को भी अब तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। ओके, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं आजमगढ़ में, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। दिल्ली के आंकड़े भी ये कहते हैं कि शायद अब दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। प्रेम शुक्ला, आपके पास आ रहा हूं। योगेंद्र यादव की बात आपने सुनी। प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। किसान इस समय जो आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पीछे सरकार ही है। सरकार जिम्मेदार है। अगर कुछ होता भी है वहां पर, तो कोरोना फैलता भी है तो भी सरकार जिम्मेदार है। कोरोना फैलाने के लिए किसान जिम्मेदार नहीं होंगे, सरकार जिम्मेदार होगी। और जो है, अगर सिंधु बॉर्डर पर अगर किसी महिला पर बलात्कार किसान करेंगे, किसान नेता तथा कथित, तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार होगी। लाल किले पर झंडा योगेंद्र यादव के उकसावे पर कोई फहरा जाएगा और तिरंगे को नीचे फेंक देगा तो भी सरकार जिम्मेदार है। भाई, सब चीज के लिए सरकार जिम्मेदार है। इनका तो यही कहना है। देखिए कि जिस तरह से किसानों का हित सरकार साध रही है, किसानों के हित की खोल ओढ़कर जो लोग किसानों का अहित करते रहे वो निश्चित तौर पर बौखलाएंगे। 60,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में कोरोना काल के समय चला गया है।
तो किसान विरोधियों को तो ये बहुत पीड़ादायक हो रहा होगा कि पहली बार भारत के इतिहास में किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो है रुपए चले आ रहे हैं। अब खाद पर जो है सब्सिडी जो है ऐतिहासिक निर्णय सरकार ले रही है। जिस तरह से जो है रिकॉर्ड, जिस एमएसपी पर भ्रम फैलाया जा रहा है, उस एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी पंजाब में रिकॉर्ड खरीदी हुई है। हमेशा का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है और सीधे उनके खातों में पैसा गया है, आढ़तियों को पैसा नहीं मिला है। तो जो तथाकथित किसान आंदोलन को प्रायोजित करने वाले आढ़ती हैं, उन्होंने थोड़ी सी मुश्किल कसी होगी, थोड़ी पीड़ा हो रही होगी। तो ये सब संभावनाएं हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला, अब मुझे पता है कि मुझे पता है कि आप 26 मई को मुझे पता है आप 26 मई को कितना बड़ा दिन मानते हैं। किसान की मैं जानता हूं 26 मई को आप कितना बड़ा दिन मानते हैं। उस दिन सोचिए जरा, अगर काला दिवस मनाया जाएगा वो भी अन्नदाताओं की तरफ से, कैसा लगेगा प्रेम शुक्ला? जी देखिए, अन्नदाता तो 90% से अधिक अन्नदाता जो 60,000 करोड़ रुपए जिनके खातों में गए हैं, ऐसे अन्नदाता जिनको खाद का लाभ मिला, ऐसे अन्नदाता एमएसपी का अमाउंट सीधे आढ़तिये के नाम को चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है, सीधे उनके खाते में, ऐसे अन्नदाता स्वाभाविक तौर पर सरकार के साथ खड़े हैं। जो भ्रम के शिकार है वो इस तरह का आंदोलन प्रदर्शन करें तो ये भी उनका लोकतांत्रिक जो है अधिकार वो करें। बस इतना ही, कोरोना नियमों को ना तोड़े, मुझसे इतनी अपेक्षा करते हैं। मतलब सिर्फ 10% है, आप मान रहे हैं ना? 90% आप कह रहे हैं किसान आपके साथ हैं, 10% इस आंदोलन में शामिल। 90% से अधिक है। आप मुझे बताइए ना, दक्षिण भारत में कहीं से भी किसान निकला क्या? पश्चिम भारत में कहीं से किसान निकला क्या? आप हरियाणा और पंजाब और थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं का किसान, कोई किसान जो है, पंजाब में भी जिस तरह से एमएसपी पे रिकॉर्ड खरीदी हुई है, अगर उसको किसानों ने स्वीकारा है उस धनराशि को, तो किसान स्वाभाविक तौर पर सरकार की नीतियों का अनुकरण और अनुसरण कर रहा है ना। ओके, आलोक शर्मा, प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं 90% किसान उनके साथ है, तो आप जो ये सारे विपक्षी दल मिलकर समर्थन कर रहे हैं, आप क्या सिर्फ 10% किसानों का समर्थन कर रहे हैं क्या, वो भी कोरोना काल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेम शुक्ला जी का धन्यवाद दूंगा कि वो 10% को तो कम से कम किसान मान रहे हैं, नहीं तो इनके नेता तो नक्सली, आतंकी और पता नहीं क्या क्या मान रहे थे उनको। एक सांसद ने तो भड़वा भी कह दिया था कि गांव के जो 5-7 लोग पियक्कड़ होते हैं वो बॉर्डर पर आकर बैठ गए हैं। चलिए, मैं आज धन्यवाद देता हूं, इन्होंने किसान माना। अब बात आती है ये 10% और 90% का जो खेल है, ये बीजेपी हमेशा से डिवाइड एंड रूल करती चली आई है और आज भी वही कर रही है। आप केवल ये बता दीजिए कि जो मुख्य डिमांड थी किसानों की वो हो गई क्या? और अगर वो इतना अच्छा कानून था तो सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल का उसके ऊपर उसको रोकने के लिए क्यों कहा है, और उसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? फिर अगर इतना अच्छा कानून था तो मुझे लगता है कि सरकार को आज कोरोना के समय में संवेदना के साथ सोचना चाहिए। 10 लाख किसान अगर देश की राजधानी पे बैठे हैं और उसके बाद कह रहे हैं साहब ये तो मुट्ठी भर किसान है हमारे पास, और ये तो बाकी सबके तो कांग्रेस उकसा रही है और योगेंद्र यादव उकसा रहे हैं और फला उकसा रहे हैं। मैं एक धन्यवाद और दूंगा, क्या चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इन्होंने और विदेशी फंडिंग की बात नहीं की, नहीं तो एनआईए पहुंच जाती है इनके यहाँ, तो 1 मिनट लगाते हैं, 1 मिनट में पहुंचा देते हैं। और आज हमें एक चीज और पता चली कि लाल किले की रक्षा जो है वो योगेंद्र यादव जी को करनी थी। ये तो पकौड़े तलने आए थे, यहाँ पर सरकार बनाने थोड़ी आए थे ये लोग। ये योगेंद्र यादव जी बड़े खराब आदमी हैं, इनको रक्षा ही नहीं करनी आई लाल किले की। ये मोदी साहब तो पकौड़े तलने आए थे, लोगों को बेरोजगार करने आए थे, कोरोना में लाखों लोगों को मरवाने आए थे। जिस किसान आंदोलन में 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हो, उसमें आज ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो 60,000 करोड़ रुपया दे दिया। अरे 2.25 लाख करोड़ रुपया उनकी जेब से आपने निकाल दिया और उसको 60,000 रुपए देकर आप कह रहे हैं कि साहब हमने तो 60,000 करोड़ दे दिया। ये मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से लाए थे 60,000 करोड़, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। और 1200 रुपए जो आप सब्सिडी जी की जो बात है ना, ये सब्सिडी, अरे भाई रुकिए ना आप जरा, मोदी जी का स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है। प्रेम जी सुनिए, शांति से, हिम्मत है तो सुनिए, सुनने का समय आया है, सुनिए, सुनने का समय आया है, सुनिए जरा। लाल किले की हिफाजत आप योगेंद्र यादव जी से करा रहे हैं, वो तो करेंगे, लेकिन बीजेपी और आरएसएस नहीं कर पाएगी। हम और योगेंद्र यादव जी तो लाल किले पे गोली भी खा लेंगे, लेकिन सोचिए लाल किले की जब सिक्योरिटी को प्राइवेटाइज किया था मोदी सरकार ने, आते ही जब हमने सवाल उठाए थे कि आर्मी को मत हटाइए वहां से आप, लेकिन तब तो आपको एक प्राइवेट कंपनी को फायदा देना था, मुनाफा देना था, यही हुआ था ना। लाल किले की सुरक्षा कौन करती है और दुकानों का किराया कौन खा रहा है, पता है आपको लाल किले का? तो जानते हैं कि लाल किले पे गोली नहीं चाहिए। एक मिनट मुद्दे की बात करते हैं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम जी देखिए, आप बड़े भाई हैं, प्रेम जी आप मेरे से उम्र में बड़े हैं,
शांति से सुनिए, शांति से सुनिए। अरे शांति से सुनिए। नहीं मिला। अरे यार, ये गोबर गणेश को मत बैठाया करो। एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके। प्रेम शुक्ला आपको मौका दूंगा जवाब देने का, आपको मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला आपको मौका दूंगा, पूरा जवाब देने का मौका दूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। हाँ बोलिए आलोक शर्मा। मुझे लगता है फरवरी का, अगर फरवरी 2015 का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा अगर पढ़ लें सरकार, 700 पेज का हलफनामा था कि स्वामीनाथन कमेटी को हम C2 मेथड से और 50% हम नहीं दे सकते हैं, 700% का था। आज कह रहे हैं कि साहब ये तो अभी आपके यहाँ पर एक अर्थशास्त्री महोदय बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे कि किसान फसल डबल कीमत पे बेचेगा। अरे भाई, जब किसान डबल पे बेचेगा तो वैधानिक अधिकार दे दीजिए आप कि भाई MSP जो प्राइवेट मंडियां हमारे दो अडानी और अंबानी की आएंगी, उन पे भी MSP से नीचे नहीं बिकेगा। इसमें सरकार का क्या? ओके आलोक शर्मा, दो चीजों पे आपका जवाब चाह रहा हूं, दो चीजों पे आपका जवाब चाह रहा हूं, दो चीजों पर जो आज मेरे सवाल भी है राष्ट्र की बात में। आपने किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे पर बात की डिटेल में, अभी प्रेम शुक्ला और विजय सरदाना उस पर जवाब देंगे। लेकिन जो मैंने योगेंद्र जी से पूछा वो आपसे भी पूछ रहा हूं। ये जो किसान आंदोलन में, विरोध प्रदर्शनों में, ये जो एक दूसरे की जान खतरे में डाली जा रही है, मैंने इसीलिए आज दूसरा सवाल अपना यही रखा है, किसान आंदोलन क्या कोरोना प्रूफ है क्या? इस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं कम से कम इतना तो बोलते हैं आलोक शर्मा, जैसे आप सारी राजनीतिक रैलियों पर बोलते थे ना प्रधानमंत्री की, उसी तरह मैं कहता हूं कम से कम किसान आंदोलन पर इतना तो कहिए कि सारे किसान नेताओं को जिम्मेदारी समझते हुए कम से कम आंदोलन में तो एहतियात बरतें, विरोध प्रदर्शन करें, पूरी आजादी है, लेकिन कोविड नियमों का पालन तो कर लें, मास्क लगा लें, थोड़ी दूरी बरत लें, कम लोग इकट्ठे कर लें, सांकेतिक प्रदर्शन कर लें। आप तो खुला समर्थन दे रहे हैं चिट्ठियां लिखकर। देखिए, जब 2.5 लाख केस देश के अंदर थे एक दिन में और 3000 से ज्यादा मौतें थी, उस समय मोदी जी कह रहे थे, भाइयों बहनों मित्रों, एक शिकायत करूं, जहां तक देख रहा हूं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप कैसे किसानों को कह सकते हैं? किस मॉरल ग्राउंड पे सरकार कह सकती है किसानों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? नहीं, सरकार नहीं कह रही है ये आलोक जी, जब तक सरकार कहेगी तब तक थोड़े होगा। सरकार के कहने की बात नहीं है ये तो हर एक आदमी कह रहा है कि भैया कहीं भी जहां भीड़ दिखे वो भीड़ नहीं होनी चाहिए। मानक जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार का 1.25 साल में फर्ज नहीं था? सरकार चोरी छुपे जिस समय पर कोरोना का लॉकडाउन हो 5 जून को, उस समय पर ऑर्डिनेंस ला सकती है, फिर किसानों से क्यों उम्मीद करती है? हम किस मुंह से कहें किसानों को? अन्नदाता, जिस तरह से अन्नदाता आज सड़क पर खड़ा होकर अपनी मांग मांग रहा है, अन्नदाता क्या मांग रहा है? अन्नदाता केवल ये कह रहा है कि मुझे अपनी फसल का कीमत दे दीजिए आप। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो आंसू देंगे आपको, हम बिल्कुल नहीं देंगे, आपको लाठी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, खट्टर साहब ने 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले अनाउंस किया था कि सब किसानों का मैं वैक्सीनेशन करना चाहता हूं। कितने किसानों का वैक्सीनेशन हुआ? क्या एक सेंटर वैक्सीनेशन का अगर बन जाता तो बुजुर्ग किसान नहीं बच जाते? मतलब आप आंदोलन मत करने दीजिए, आप जवान शहीद हो जाए सवाल पूछें तो कहिए अच्छा इस पर राजनीति मत करो। चीन 3 जगह घुसकर कब्जा कर लेने, नहीं राजनीति मत करो, मैं तो क्लीन चिट दे चुका हूं। किसान हक मांगे और किसान के हक मांगने में हम साथ खड़े हो जाए, नहीं 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 आप राजनीति कर रहे। रोजगार मांगो तो नहीं नहीं आप देशद्रोही हैं। वैक्सीन मांगो, ऑक्सीजन मांगो, इंजेक्शन मांगो, तो आपको लगता है कि अरे ये क्यों मांग रहे? मुझे लगता है सरकार नहीं है, ये ड्रामा कंपनी है। गंगा जी के किनारे जो हो रहा है मोदी साहब, एक बार जरा देखिए विजय सरदाना हो रहा है। सैकड़ों हजारों लाशें पड़ी हैं और आप यहां पर किसानों को, जो हमारा फूड सिक्योरिटी बिल है उसको खत्म कर दिया, पीडीएस सिस्टम को तबाह कर दिया। ओके विजय सरदाना, विजय जी बोलिए। किसानों को ही दोषी ठहरा विजय जी, आलोक शर्मा और योगेंद्र यादव और सारे किसान नेताओं का कहना यह है किसान अपनी जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना काल में भी अपनी जान दांव पर लगाकर अगर वो भीड़ में इकट्ठा हो रहा है, उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्या करेगा वो? विजय जी बोलिए। इस समय पंजाब में जो मृत्यु दर है वो देश में सबसे ज्यादा है, 2.56 मतलब 2.5%, 2.46%। सबसे ज्यादा मृत्यु दर पंजाब में है। ना तो वहां इलेक्शन थे, ना वहां कुंभ था, वहां क्या था? जवाब दे किसान नेता। जबकि देश का एवरेज 1.1 है। कौन जिम्मेवार है पंजाब में ये जो घरों में मौतें हो रही हैं इसका? जवाब तो दे। आप खुद आपने दिखाया अभी, राकेश टिकैत जी दोनों इंजेक्शन लगा के, मास्क लगा के किसानों को जनता के बीच में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, विदाउट मास्क, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। ये तो किसानों की मौत पे राजनीति कर रहे हैं। पंजाब उसका उदाहरण है।
क्यों हुआ पंजाब में 2.5%? वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। आपकी राज्य सरकार क्या कर रही थी? आपका स्टेट है ना हेल्थ डिपार्टमेंट, वो क्या कर रहा था? आपके सीएम कह रहे हैं कि इस तमाशे को बंद करो। आप नहीं समझते, आपको दिल्ली की राजनीति चाहिए। देखिए, जब तक आप हकीकत नहीं पहचानेंगे, और ये बात समझ लीजिए, कोरोना को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसान है या साहूकार है या ट्रेडर है या नेता है। जो सामने आएगा उसको वो निपटाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप किसानों को किधर झोंकना चाहते हैं अपनी राजनीति के लिए। आप किसानों को अपनी राजनीति के लिए बलि चढ़ा रहे हैं ये किसान नेता। एक तरफ ये कहते हैं कि साहब बीजेपी ने रेड फोर्ट पे हमला कराया, और यही लोग 100 वकील की फौज खड़ी करते हैं कि इनको छोड़ो जिस पे केस है। या तो ये तय करो कि ये बीजेपी के लोग थे या आपके लोग थे। अगर ये बीजेपी के लोग थे, आप क्यों वकील खड़े कर रहे हो? और अगर बीजेपी के हैं तो आप आराम से बैठो ना, लेकिन नहीं, वकील आप खड़े कर रहे हो बीजेपी को बचाने के लिए। ये क्या आप जनता को मूर्ख समझते हो इस देश में कि आप कुछ भी बोलोगे किसान के नाम पे? क्योंकि किसान एक इमोशनल वर्ड है। हमारी सबकी सहानुभूति हमारे किसान के साथ है। ये उसको इनकैश कर रहे हैं ये स्वार्थी लोग अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि इनको केजरीवाल साहब ने एक रास्ता दिखा दिया कि सत्ता का रास्ता क्या है। अन्ना हजारे का मूवमेंट जनता के इमोशंस पे था, दूसरा रास्ता किसानों के इमोशंस पे। ये लोग सब सत्ता की तरफ जा रहे हैं। ये इसलिए आंदोलन बंद नहीं करेंगे कि 2022 में चुनाव है, फिर इनकी नजर 2024 पे है। इनको किसान से कोई लेना देना नहीं है। आज योगेंद्र यादव जी बता दें कि ऑयल सीड का क्या रेट चल रहा है, सोयाबीन किस रेट पे बिक रहा है? आपका एमएसपी है 36 रुपए, सोयाबीन बिक रहा है 80 रुपए। आपने तो नहीं बोल लिखा आज तक कि तिलहन का किसान बहुत खुश है, मक्के के किसान को पैसा मिल गया, गेहूं के किसान को पैसा मिल गया, आड़तियों के से चंगुल से निकल गया, डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है। योगेंद्र यादव जी इस पे कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें राजनीति नहीं है। इनको राजनीति करनी है, किसानों की हत्याएं करवानी है, ताकि ये झंडा उठा बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप विजय जी, बहुत गंभीर आरोप है विजय जी, बहुत गंभीर आरोप है कि किसान नेता किसानों की बलि चढ़वा रहे हैं, उनकी हत्या करवा रहे हैं राजनीति के लिए। 2.5% पंजाब में डेथ रेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसका जवाब चाहिए। 26 मई को जब काला दिवस मनेगा, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण के 7 साल पूरे होंगे, विजय सरदाना, कैसा लगेगा उस दिन? क्या संदेश होगा? संदेश यह होगा कि इस देश में कुछ स्वार्थी लोग हैं जो अपनी राजनीति के लिए देश हित को, जनता के हित को, पब्लिक हेल्थ को कहीं तक गिरा सकते हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि जो सरकार है वो इस समय वो काम करे, ताकि इनको किसी तरह से एक मुद्दा चाहिए रूलिंग पार्टी को बदनाम करने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इनसे क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये तारीफ करेंगे? कोई भी, चाहे आज कांग्रेस की सरकार होती तो अपोजिशन वाले उनका विरोध करते, आज बीजेपी की सरकार है उनका विरोध होगा, कम्युनिस्ट की सरकार होती उनका विरोध होता। तो आप अपोजिशन से क्या उम्मीद करते हो कि वो क्या रूलिंग पार्टी की? योगेंद्र यादव, योगेंद्र जी बहुत गंभीर आरोप है, योगेंद्र जी बहुत गंभीर आरोप है कि आप राजनीति के लिए आप किसानों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं और बाकी लोगों की। मानक भाई, गंभीर नहीं है, उत्तेजनापूर्ण आरोप है। गंभीर तब बनते हैं जब उसके साथ तथ्य आंकड़े हैं सर, आंकड़े हैं, डेटा उठाइए पंजाब गवर्नमेंट का। उत्तेजना नहीं है, डेटा पे बात कर रहा हूं, डेसिमल तक बात कर रहा हूं। ओके, हाँ योगेंद्र जी बोलिए, बोलिए महोदय, अगर आप एंकर बन गए, बोलिए वन बाय वन। हाँ बोलिए योगेंद्र जी, बोलिए। आंकड़ों पे बात करिए, ओपिनियन नहीं करिए। एक करके सिर्फ योगेंद्र जी बोलेंगे, ओनली योगेंद्र यादव, वन बाय वन। योगेंद्र यादव बोलिए। योगेंद्र जी, मैंने सरकारी बात सुनी और मैंने दरबारी पिट्ठुओं की बात भी सुनी। उन पिट्ठुओं को मैं कहना चाहता हूं कि किसी बात को ऊंचे ऊंचे बोल देने से उसमें प्रमाण नहीं आ जाता। सरदाना जी बोलते बोलते पता नहीं क्यों जुबान फिसल गई और कहने लगे मक्का के किसान को पैसा मिल गया है। सरदाना जी, मेरे को लगा था कि आप थोड़ा बहुत तो अर्थशास्त्र जानते हैं, थोड़ा बहुत तो देख लेते होंगे। मक्का के किसान का इस वक्त जो एमएसपी है इस देश में कहां मिला है? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? यहां पे अगर आ जाए किसान, पूछेगा कि भैया कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए हैं, ये इस देश का मक्का का किसान, बंगाल का किसान, बिहार का किसान, कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, पंजाब का, किसे मिला है? झूठ क्यों बोलते हैं आप यहां पे?
मैं केवल एक बात कहना आपने चाहता जब हूं लॉकडाउन में कि आपने मुर्गी के कहा किसान को मार दिया, कृपया आप 70% मक्का मुर्गी का कृपया किसान खाता है, आपको ना कृपया विजय जी आपको मौका दूंगा जवाब देने का, विजय जी मौका दूंगा हाँ बोलिए योगेंद्र जी बोलिए, अगर इन मैं दे रहा हूं आपको मौका, रुकिए ना एक सेकंड, है हाँ बोलिए तो योगेंद्र जी आप बोलिए, माइक इनको पकड़ा दीजिए। ना बोलिए मुझे इस योगेंद्र जी तरह की बोलिए अनर्गल में कोई इंटरेस्ट नहीं। बोलिए बोलिए मैं समझता हूं दरबारी लोग बड़ा तिलमिला जाते हैं अगर उन्हें दरबारी बता दिया जाए तो, क्योंकि पहले मैं इन्हें अर्थशास्त्री माना करता था, फिर मैंने देखा कि किस तरह की चीजें लिखते हैं। तो आप थे, तो इन दरबारी केजरीवाल ने आपको निकाला, हमको थोड़ी बीजेपी ने निकाला, हम थोड़ी दरबारी है। अगर सज्जन सुन सकते हैं तो बीजेपी ने निकाल दिया। ओके विजय जी आपको मौका दे रहा हूं जवाब देने का, इसके बाद मौका दे रहा हूं, विजय जी मौका दे रहा हूं, दूसरे को दे रहे हो। अरे रुकिए ना विजय जी मौका दे रहा हूं की इन सज्जन की अनर्गल बातों को अगर आप चुप करवाएं इनका माइक, तो मैं बातें कह दूं जो ये सुनने में इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। हकीकत तो पहचान 7 साल में फैक्ट है या नहीं है, आपको निकाला या नहीं निकाला? विजय जी एक सेकंड रुक जाइए ना, उनको बोलने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा जवाब देने का, ना दूं तब कहिएगा। दरबारी की भाषा बता रहा हूं, ओके दरबारी बोल रहे हैं, मैं दरबारी की भाषा बता रहा हूं। ओके आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, पॉइंट टेकन। ओके योगेंद्र जी बोलिए। दरबारी की भाषा। अब मैं जरा सरकारी और दरबारी लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि सरकार की सत्तापोशी के दिन 26 तारीख को क्यों मनाया जा रहा है। मैं पूछता हूं 7 साल में 7 सवाल, और मैं चाहता हूं सरकार से और दरबारियों से इसका जवाब। 7 साल में इस सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है, मैं दनादन 7 सवाल गिना देता हूं। नंबर 1, इन्होंने कहा था किसान की आय दोगुना हो। कृपया मुझे आंकड़ा दे दीजिए, अब 6 साल पूरे होने को आ चुके हैं, 7वां खत्म होने वाला है। कृपया मुझे बता दीजिए, 6वां साल खत्म होने वाला है, बता दीजिए कि 6 साल में अब तक कितनी प्रतिशत बढ़ी है। आए बाएं बातें नहीं, कितने परसेंट बढ़ी है बता दीजिए। नंबर 2, कहा था स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से C2+50% दिया जाएगा, उस वादे का क्या हुआ। C2+50, आए बाएं बात मत कीजिएगा। तीसरी बात, सवाल यह था कि सवाल यह था कि फसल बीमा योजना की बात आपने कही थी। बताया गया था कि पहले साल, देखिए कांग्रेस ने खाली 23% लोगों को दिया, पहले साल में हम 30% कवरेज दे देंगे, दूसरे में 40%, 50%, फिर यूनिवर्सल। वो 23% से आज कहां पहुंची है, मुझे जवाब दीजिए इस बात का। चौथा सवाल कि खाद, डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के लिए कौन जिम्मेवार है। पांचवां सवाल कि किसान को बर्बाद करने वाली चीजों का इंपोर्ट क्यों हो रहा है इस देश के अंदर, जिससे किसानों की फसलों के दाम गिरते हैं। छठा सवाल कि सूखे और आपदा में सरकार इतनी सूखी और बेरुखी क्यों हो गई। और 7वां सवाल, ये 3 किसान विरोधी सरकार कानून क्यों लेके आई, जिसको किसानों ने ना मांगा, ना चाहा, ना अप्रूव किया। 7 साल में किसानों की बर्बादी के पहले 7 प्रेम शुक्ला, उसके बाद विजय सरदाना, फिर आ रहा हूं आलोक शर्मा और धर्मेंद्र मलिक। प्रेम शुक्ला बोलिए, 7 सवाल है। अब जिन तीन बिलों की बात कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, जो सबसे बड़े नेतृत्व के चेहरे हैं, राकेश टिकैत जी ने खुद इन तीनों कानूनों का समर्थन किया था कि नहीं, प्रेस बयान देकर और आलेख लिखकर जो है तीनों किसानों के जो कानून है किसानों के संदर्भ में, उसका स्वयं समर्थन किया था। आप बार बार जो है किसानों को एपीएमसी मंडियों से मुक्ति दीजिए, ये टिकैत जी के पिताजी के जमाने से ये मांग थी कि नहीं थी, और वो करने पर फिर आपत्ति क्या हुई। अच्छा, किसानों की एमएसपी में मैं कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ अभी तत्काल मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो भी दूंगा मैं। निश्चित तौर पर 150% से अधिक, 50% से अधिक, कम से कम जो है अधिकांश जो फसलें हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। और स्वामीनाथन स्वयं, जिन स्वामीनाथन आयोग की ये रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन ने स्वयं कहा कि ये सरकार पहली सरकार है जो किसानों के हित में निर्णय लेने का काम कर रही है। आप बताइए ना, जिनके दरबारी आप रहे हैं श्रीमान योगेंद्र यादव जी, जिनके पिता बनकर आप टहलते रहे हैं, उसके जमाने में जब 2005 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई तो 2014 तक वो लागू होना चाहिए। इस बारे में आपने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? भीड़ नहीं मिली थी आपको? कांग्रेस वालों ने पैसा नहीं दिया? कहीं से आंदोलन करने का धन वगैरह नहीं मिला क्या? क्यों नहीं किया आपने 2014 तक? तब किसान नहीं थे क्या? तब किसानों के अधिकार नहीं थे क्या? चूंकि अब किसानों का बैठने लगा, बढ़ने लगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जा रहा है, तो आप कैसे भ्रम फैला सकते हैं? तो भ्रम फैला लीजिए, आपका भ्रम फैलाने का अधिकार है।
उस भ्रम से लोगों को मुक्त करने का हमारा भी ओके दायित्व विजय है। सरदाना, जल्दी हम से विजय लगातार सरदाना, करते रहेंगे। विजय सरदाना। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए सर, टिकैत साहब की आमदनी पिछले 5 साल में 100 गुना बढ़ी है। आप एक काम करिए, सारे किसान नेताओं की आमदनी चेक करिए, इन सबको बोलिए डिस्क्लोजर करें, क्योंकि जो भी इलेक्टेड पॉलिटिशियन होता है वो अपनी एसेट डिक्लेयर करता है। तो सारे किसान नेता पहले तो एसेट डिक्लेयर करें, आपको पता लगेगा सबकी आमदनी एवरेज कम से कम 10 गुना बढ़ी है पिछले 5 साल में। तो ये तो प्रूफ है, ये सैंपल है ना किसान नेता किसानों के, तो आपको पता लगेगा किसानों की आमदनी बढ़ रही है। और अगर इनको नहीं पता तो राकेश टिकैत जी से पूछिए कि इनके पिताजी के पास कितनी जमीन और इनकम थी और राकेश जी ने पिछले 15 साल में कितनी इनकम बढ़ाई। तो ये सरकार ने इनको सुविधा नहीं दी, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ाई, तो कैसे बढ़ गई? जवाब चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, इस देश में इन्होंने कहा कि साहब स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। सर आप तो लगा ही नहीं रहे थे, आपने 14 तक तो कहा ये रिपोर्ट ही बेकार है, और वो इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी थे आपके एडवाइजर, आपके मार्गदर्शक, आपके प्राइम मिनिस्टर, उनको लगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट यूजलेस है किसानों के लिए, इसलिए उन्होंने लागू नहीं करी। और मैं यहां पे मनमोहन सिंह जी की इस बात की तारीफ करता हूं, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट डिफेक्टिव है, उसमें ना क्वालिटी का मेंशन है ना प्रोडक्टिविटी का मेंशन है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को मनमोहन सिंह जी ने इसलिए लागू नहीं किया क्योंकि उससे इनएफिशिएंसीज बढ़ती है एग्रीकल्चर में। अगर आपको डाउट है आप जाके मनमोहन सिंह जी से पूछ लीजिए, कांग्रेस जवाब दे दे। तीसरी बात आती है साहब महंगाई बढ़ गई, तो सर कितने देश में गरीब लोग हैं, क्या उनको सस्ते दाम पे अनाज नहीं मिलना चाहिए? अगर किसी चीज के दाम बढ़ गए, किसी क्रॉप फेलियर हो गया कहीं पे, किसी चीज के दाम बढ़ गए, तो क्या उन गरीब आदमियों के लिए इंपोर्ट करके लिए उनको अफोर्डेबल फूड नहीं देना है हमें? तेल आज आप आयात नहीं करना चाहते, मतलब आप पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके किसानों को सिर्फ आपको चाहिए गेहूं और चावल और एफसीआई और मिडल मैन हरियाणा पंजाब का मॉडल, लेकिन आप ऑयल सीड में देश हित में आप डाइवर्सिफाई नहीं करते किसानों को। आप किसानों को सही इकोनॉमिक जानकारी नहीं देते कि भैया दाल चावल के अलावा भी, चावल और गेहूं के अलावा भी देश में तिलहन की कमी है। अपने किसानों को क्यों नहीं मोटिवेट करते आप, ताकि आयात ना करना पड़े? आपकी क्या जिम्मेवारी है, सिर्फ दंगा प्रदर्शन और कोरोना फैलाना? अपने आप को तो देखिए कि आप कर क्या रहे हो ऐसे किसान नेता, ना आप देश हित में काम कर रहे हो। ओके आलोक शर्मा, उसके बाद आ रहा हूं धर्मेंद्र मलिक आपके पास भी आ रहा हूं। सिर्फ आप आलोक शर्मा बढ़ा रहे हो ताकि आपकी राजनीति चलती रहे। और दरबारी साहब, आपको तो आपके शहंशाह ने दिल्ली से निकाल बाहर किया, तो आपने ऐसा क्या काम किया था दरबारी होके कि आपको दरबार से निकाल दिया गया? ये भी जनता को बता दो ताकि पता रहे। हमें तो किसी ने नहीं निकाला, क्योंकि हमें किसी ने अपनाया ही नहीं, तो हमें कौन निकालता? ओके ओके तो हकीकत तो ये है। ओके विजय जी, ओके विजय जी आपने जवाब दे दिया। ओके ओके ऑल राइट, आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है आप अर्थशास्त्री की भाषा में बात करेंगे तो आपको कोई दरबारी नहीं कहेगा। और मैं 1-2 खुलासे कर दूं कि आप किस तरह के मैसेजेस में मुझे भेज, एक बार सुनिए ना सर। अरे सुनिए ना प्रभु, मैं आंकड़ों पे बात करूंगा। विजय जी सुनिए ना, मैं आंकड़ों पे बात करूंगा, तो मनमोहन सिंह जी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट। अरे साहब आप मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, आप ही की बात कर लेता हूं। आपके नंबर को ब्लॉक करना पड़ा क्योंकि आप आरएसएस टाइप मैसेज भेजते रहते थे रोज मुझे। सुनिए अच्छा विजय जी एक सेकंड, अब आलोक शर्मा का नंबर है, आलोक जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आलोक जी, बोलिए। विजय जी आप अर्थशास्त्री की भाषा में बात करें कि सबको अच्छा लगेगा। अब मैं आपकी पोल खोलने लग जाऊं कि आप किस तरह के मैसेज मुझे आरएसएस वाले भेजते थे तो अच्छा लगेगा, 2-4 तो सेव भी मिल जाएंगे मुझे। अच्छा नहीं लगेगा, रुकिए जरा, सुनिए जरा, इसीलिए आपको दरबारी कहा जाता है। सुनिए जरा, अरे सुनिए ना, विजय जी सुनिए, आपने सबसे पहली चीज आंकड़ों की बात की। अरे सुनिए, मैं और 2-4 पोल खोलूंगा विजय जी हो जाएगी। अरे आलोक जी मुद्दे पे आइए, छोड़िए मुद्दे पे मुद्दे पे आ रहा हूँ ना। ये सुनना नहीं चाहते, इनको तिलमिलाहट है, दरबारी कह दिया तो। ओके मुद्दे पे आइए, मुद्दे पर बात करते हैं। आपने पंजाब के आंकड़ों की बात की, हम आंकड़ों की बात करते हैं। अरे सब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए कि गुजरात की सरकार कहती है 4,500 मौत हुई हैं और डेथ सर्टिफिकेट 1.25 लाख बंट गए, और आप आंकड़े लेकर बैठे हुए पंजाब के। थोड़ी सी तो शर्म रख के चलिए आप जरा, कैसे आंकड़े हैं। अरे भाई गंगा के किनारे क्या हुआ है? विजय जी बोलने दीजिए ना, विजय जी आपको पूरा टाइम मिला ना, प्लीज आलोक जी को बोलने दीजिए। दूसरी चीज, आलोक जी का नंबर है ना, एक सेकंड, आलोक शर्मा का नंबर। आप अर्थशास्त्री नहीं आ जाए, बिल्कुल प्रूव हो गया कि आप अर्थशास्त्री आसपास से भी नहीं है कहीं। सुनिए जरा, मेरा पीएचडी एग्रोनॉमिक्स में है। ये तो बताओ। अरे प्रभु मेरा पीएचडी एग्रोनॉमिक्स में है,
अरे आलोक जी छोड़िए ना निजी टिप्पणी, छोड़िए, क्यों निजी नोक-झोंक में क्या मिलना है? किसी दिन शांति से मुद्दे बात पर कर बोलिए। लेंगे, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से सब चीजों पे। आलोक जी मुद्दे पे शांति से सुनिए आइए, जरा। मुद्दे पे आइए। दूसरी चीज, एमएसपी की बात आई। नॉर्मल डेथ रेट बताओ। 10 साल में जो एमएसपी बढ़ा यूपीए के टाइम पे, और जो अब 7 साल में बढ़ा है, वो 13% यूपीए की सरकार ने एमएसपी ज्यादा बढ़ाया है एवरेज। ये आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं मैं। और अगर इन्होंने एमएसपी बढ़ाया होता, काम किया होता, तो गरीबी रेखा से पहले प्रधानमंत्री हैं कि 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। सुनिए ना अर्थशास्त्री महोदय, तो दरबारी कहूंगा अच्छा लगेगा, चुप रहिए। 13% की बात मत करो, एब्सोल्यूट हंगर इंडेक्स, फिर आप बीच में अरे आप बीजेपी का विजय जी बोलने दीजिए ना, अरे विजय जी बोलने दीजिए, पूरा तो करने दीजिए उनको। अजीब पूरा तो करने दीजिए विजय जी, पूरा करने शांति से रहिए। नंबर बताओ। हाँ अरे सुनिए ना भाई, उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे जो लोग गए हैं वो मोदी जी के टाइम पे गए हैं, और मोदी जी ने कहा था मैं आऊंगा तो एफसीआई को 3 हिस्सों में बांट दूंगा। आज एफसीआई के गोदाम दूसरों को देने की तैयारी हो रही है शास्त्री महोदय। हंगर इंडेक्स में हमारा 37 पॉइंट नीचे हम चले गए। जो आपने अरे छोड़िए ना, अरे सब उसको बंद कर दो, सब कुछ। अडानी अंबानी, यही तो प्रॉब्लम है। अडानी अंबानी केवल एफिशिएंट है, अडानी अंबानी केवल एफिशिएंट है, और ये पूरा देश जो है ना, इसको बेच दो आप लोग। यही अर्थशास्त्री महोदय बिकवा रहे हैं इनको। ये दरबारी लोग जाके कान में कहते हैं कि एफसीआई भी बेच दो, भारत पेट्रोलियम भी बेच दो, सब कुछ बेच दो, एयर इंडिया भी बेच दो। यही दरबारी लोग बिकवा रहे हैं। सुनिए जरा, अरे सुनिए ना, ना मुझे कुछ नहीं पता। विजय जी एक सेकंड रुकिए, मुझे धर्मेंद्र मलिक को भी मौका देना है। एक मिनट, धर्मेंद्र मलिक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी मैं मुझे अपनी बात पूरी करने जल्दी कहाँ करिए, जी बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। बोलिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बार बार कह रहे हैं कि किसान को दोगुना सामान उसका मिलेगा, दाम मिलेगा, तो एमएसपी लागू करने में क्या प्रॉब्लम है? फिर अगर दुगना उसको मिल रहा है तो लीगल वैधानिक वे में उसको उतना करने में कि प्राइवेट मंडी वाला अगर आएगा उसको क्या दिक्कत है? चौधरी चरण सिंह पे चले गए। आपने मुझे लग रहा है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जगह आपने एंटायर इकोनॉमिक्स में नहीं, आपने लग रहा है एंटायर इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ा है आपने। मोदी जी की जगह एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जगह इकोनॉमी लग रहा है मुझे एंटायर इकोनॉमिक्स में आपको। ओके धर्मेंद्र मलिक, ओके धर्मेंद्र मलिक ऐसे दरबारी पाल रखे हैं, धर्मेंद्र मलिक गलत कर दिया इन दरबारियों की वजह से, चौधरी जी की इन दरबारियों की वजह से। धर्मेंद्र मलिक बंद करिए, सिर्फ धर्मेंद्र मलिक बोलेंगे। आलोक जी अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। धर्मेंद्र मलिक बोलिए। आपने सुना अभी विजय सरदाना ने क्या कहा? कह रहे हैं कि अगर सही आमदनी पता करनी हो किसानों की तो किसान नेताओं की संपत्ति देख लीजिए 5 साल में कितनी बढ़ी है। राकेश टिकैत पर आरोप लगा रहे हैं। तो जांच की कितनी बढ़ी है? घोषित प्रवक्ता है विजय सरदाना, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, कराओ ना जांच। और दूसरा मैं इसको ये बता देना चाहता हूं कि टीवी पे बैठ के बकवास करने से कुछ होता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कोहराम और गंगा की गवाही इनको देख लेनी चाहिए। आप ये भी बताएं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं, गंगा में शव बह रहे हैं, उसके जिम्मेदार भी किसान हैं। और किस देश में कोरोना नहीं है? आपका कोई रिश्तेदार भी मरा होगा, वो भी किसान आंदोलन में आया था क्या? अरे ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, बात करते हैं इस तरह की बातें मत करिए। धर्मेंद्र मलिक माफ करिएगा प्लीज। धर्मेंद्र मलिक प्लीज, धर्मेंद्र मलिक एक सेकंड, धर्मेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, धर्मेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। और ये यहाँ बैठ के धर्मेंद्र मलिक एक सेकंड, गुणगान करते हैं, धर्मेंद्र मलिक चाहिए भारतीय जनता पार्टी। धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मेरी बात? इनको ये बता दो कि ये कह रहे थे कि सोयाबीन, अरे पूरे देश का किसान सोयाबीन लगाता है। डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, पूरे देश में आवारा पशु हैं, दालें हमारी पैदा नहीं होती क्योंकि गायें, जंगली सुअर तमाम लोग खा जाते हैं। और ये कहते हैं कि केवल गेहूं चावल पे किसान पैदा करता है। इनको ये देखना चाहिए कि देश के हालात क्या है, क्या पैदा हो सकता है। धर्मेंद्र मलिक सुन पा रहे हैं क्या मेरी आवाज? बहुत अच्छी बातें करने। धर्मेंद्र मलिक मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है? में आमने सामने मिलेंगे तो ही ठीक बात होगी आपसे। हाँ पर सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। मैं कंट्रोल रूम से कह रहा हूं कि जरा इनका ऑडियो ठीक करें। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला बोलिए। प्रेम शुक्ला, धर्मेंद्र मलिक का जवाब दीजिए। सवाल क्या है? क्या सवाल क्या है उनका? वो तो कह रहे कि सबके रिश्तेदार मर जाए, तो सबके मरने की कामना कर रहे हैं। अब सर क्या जवाब दूं मैं? जो इस तरह का निकृष्ट सोच रखता हो उसका उत्तर क्या हो सकता है कि सबके रिश्तेदार मर गए इसलिए जो है अब कोरोना को बड़े पैमाने पे और फैलाने के लिए किसानों को जमा करो, इससे और लोगों के रिश्तेदार मर जाए, ये क्या कहना है? तो जो इस तरह से निकृष्ट बात करता हो
जो किसान नेता मानकर, मैं उसके अनर्गल प्रभाव का उत्तर क्या दूं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बाकी जगह जो भीड़ इकट्ठा होती है राजनीतिक में, सरकारी कार्यक्रमों में, उसमें तो आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते नहीं है और फिर किसानों से कहते हैं कि आंदोलन बंद कर दीजिए। नहीं, कभी अभी मुझे बताइए ना, आप चुनाव खत्म होने के बाद कहां भीड़ जमा हो रही है? एक जो है, एक कोई इनके बड़े मुसलमानों के धर्मगुरु का निधन हुआ था, उसमें मैंने देखा था भीड़ की तस्वीर, और ईद की भीड़ देखी थी। रमजान के बाद जो है, जब ईद आई तो चार मीनार के पास की तस्वीर देखी थी, और तो कोई तस्वीर मैंने देखी नहीं। उसके अलावा किसानों की तस्वीर दिख रही मतलब है। जो ये, और अगर किसानों के एकत्र होने से अगर जो है कोरोना खत्म होता हो तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी है, संयुक्त किसान मोर्चा ने चिट्ठी लिखी है, उसका कोई असर नहीं है प्रेम शुक्ला? बातचीत नहीं होगी? देखिए, हम प्रधानमंत्री जी ने संसद में पहले ही स्पष्ट तौर पर कहा था कि बातचीत एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस खुले निमंत्रण के बाद कितनी बार प्रयास किया गया, मुझे बता दीजिए। अब तो ये जब 12 दलों ने उनको उकसाया है कि साहब आप जाइए, थोड़ा सा कोरोना की गति सबको लाइए स्क्रीन पर। योगेंद्र जी जवाब दीजिए। कोरोना और फैलाइए। योगेंद्र जी उतरे हुए हैं, उतरने दीजिए इनको। योगेंद्र जी, बातचीत की कोशिश आपकी तरफ से भी हुई नहीं है, और अभी आपने भी कहा कि हमने बातचीत की अपील नहीं की है अपनी चिट्ठी में, हमने तो सिर्फ चेतावनी दी है। ऐसा है कि अगर मेरे साथी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो इस जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं जो सत्ताधारी की होती है, तो भाई आप कुर्सी छोड़ दीजिए, हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद हम एकदम न्योता देंगे, आपको बात करने का न्योता देंगे। मैं तो समझता था जो कुर्सी पे बैठा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। पहली बात, अरे बोलने दीजिए भाई, एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके प्लीज। मेरा दर्शक आप सबकी बातें सुनना चाहता है, प्लीज एक दूसरे को काटिए मत, एक एक करके बोलिए। मैं सबको मौका दे रहा हूँ, प्रेम शुक्ला मैं सबको मौका दे रहा हूँ, प्लीज एक एक करके बोलिए। हाँ, नहीं, सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, एक पंक्ति बता रहा हूँ कि आप योगेंद्र यादव की सलाह पर गए, जनता ने आपको चुना नहीं। योगेंद्र यादव, ओनली योगेंद्र यादव, ओनली योगेंद्र यादव। बोलिए योगेंद्र जी। अगर ये मेरी बात सुन नहीं सकते, बोलिए। शायद ये कि जवाब नहीं होगा। अब मैं बहुत खुशी हुई मुझे सरकारी और दरबारी दोनों जवाब सुन के। मैंने जो 7 प्रश्न पूछे थे, ये बेचारे आंकड़े नहीं दे पाए, मैं दे देता हूं। कहते हैं, मैंने पूछा था कि दुगनी आमदनी में से कितनी हुई साहब 6 साल में? ये बताने लगे राकेश टिकैत की आमदनी। वो तो खैर जवाब इनको मिल गया, लेकिन मैं बता देता हूं। दुगनी करने के लिए प्रति वर्ष 10.4% की दर से आमदनी बढ़नी चाहिए थी, ये सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है, और किसी भी साल 4% को छुई नहीं, ये सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है। दूसरा, ये पूछा था कि लागत के 1.5 गुना दाम से मुकरे क्यों? मुझे बहुत अच्छा लगा कि दरबारी अर्थशास्त्री जी ने खुद ही कह दिया कि ये तो रिपोर्ट ही गलत थी, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तो लागू ही नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए मजा, देखिए, दरबारी कहते हैं, सरकारी कहते हैं कि हमने तो रिपोर्ट को लागू कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, और दरबारी कहते हैं बेकार रिपोर्ट थी, लागू करनी नहीं चाहिए थी, नहीं किया, बहुत अच्छा किया। अब आप खुद समझ लीजिए क्या खेल है इसके अंदर। तीसरी बात, फसल बीमा योजना जब शुरू हुई थी, जब बैंड बाजे के साथ, तब देश में 23% लोगों को 23% किसान कवर होते थे। दावा था पहले साल में 30 हो जाएंगे, हुए 24, चलो 1% बढ़ गया। दूसरे साल में 30 के 40 होने थे, पता लगा वो 24 से 22 पे आ गया। आज इस समय जब फसल बीमा योजना शुरू हुई थी, उससे कम किसान आज कवर हो रहे हैं। और बाकी तो छोड़ दीजिए, गुजरात सरकार ने हाथ जोड़ के कह दिया भैया ये फसल बीमा योजना हमें नहीं चाहिए। मैं समझता हूं प्रेम शुक्ला जी की पार्टी वहां राज करती है, मैं नहीं समझता कि कोई और पार्टी वहां पे राज करती है। उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि भैया ये योजना हमें नहीं चाहिए। और ये पूछना चाहते थे कि एमएसपी के रेट की बात हो रही थी। मैं समझता हूं कि अर्थशास्त्री इतना तो ईमानदारी बरतेंगे, अगर वो बीजेपी के पक्ष में आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं, मैं आपको बेहतर आर्ग्यूमेंट बता सकता हूं। आप ये कहते कि हमारी टोटल खरीद का वॉल्यूम बढ़ा है, वो ईमानदारी का आर्ग्यूमेंट होता। लेकिन ये कहना कि आपने एमएसपी की दर बढ़ाई है, बिल्कुल झूठ है। पिछले 7 साल में एमएसपी के रेट बढ़े हैं। गलत है सर। ओके, बोलिए विजय सरदाना, बोलिए। ओके विजय जी बोलिए। दरबारी साहब, आप सुनते नहीं हो इसलिए आपको दरबार से निकाल दिया। ओके विजय सरदाना बोलिए। विजय जी बोलिए। में रहते हो, आप सही नहीं सुनते, आपको दरबार से निकाल दिया केजरीवाल ने, अब आप संदेश निकाला। ओके योगेंद्र जी आपकी बात पूरी हो गई हो। विजय सरदाना को देता हूं मैं मौका, मैं अपनी बात रख दूं। बोलिए विजय सरदाना बोलिए। अब देखिए, जहां तक बात है कि स्वामीनाथन, अब मेरी, इन्होंने कहा कि हम दरबारी हैं, हम जब ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट गलत है,
तो ये प्रोवाइड, आज भी मैं कह रहा हूं, तो आपको प्रूव हो गया कि हम दरबारी नहीं है, हम सरकार के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूं मनमोहन सिंह जी सही थे, ये रिपोर्ट डिफेक्टिव है क्योंकि ना इसमें क्वालिटी की चर्चा है ना प्रोडक्टिविटी की चर्चा है, और ये किसानों को बर्बाद कर देगी, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगी और किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। ये स्वामीनाथन फॉर्मूला इज डिजास्टर। आप चाहो किसी भी इकोनॉमिस्ट के साथ बात कर लो, अगर सरकार पॉलिटिकल कंपल्शन में स्वामीनाथन रिपोर्ट लगाती है तो ये पॉलिटिकल मजबूरी है, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रही बात एमएसपी की, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि साहब मक्के को रेट नहीं मिला। मक्के का 70% कौन खरीदता है? मुर्गी का किसान। जब मुर्गी का किसान मर गया, बर्बाद हो गया कोविड के अंदर लॉकडाउन में, तो मक्का कौन खरीदेगा? आप जाके मुर्गी के किसान के लिए आज तक आपने प्रदर्शन किया? नहीं किया, क्योंकि उसमें आपको राजनीति नहीं दिखती। आपको सिर्फ आड़तियों की राजनीति करनी है, कमीशन एजेंट की राजनीति करनी है, क्योंकि मुर्गियों में कोई कमीशन एजेंट नहीं है, आपको कोई फंड करने वाला नहीं है, इसलिए आप मुर्गी के किसान की बात कभी नहीं करोगे। आप सिर्फ गेहूं चावल की बात करोगे, क्योंकि वहां कमीशन का धंधा है और उसका हिस्सा आंदोलन में आता है। बहुत सीधी सी इक्वेशन है। जो किसान सफर कर रहा है उनके लिए आपने कभी आवाज नहीं उठाई। आपने कभी भी मुर्गी के किसान की एक आवाज उठाई? अच्छा बोलिए आलोक जी, बोलिए क्या कह रहे हैं, बोलिए। की आवाज उठाई? देखिए मुझे नहीं उठाई। आलोक शर्मा बोलिए। मैं विजय जी के बीच में नहीं बोला था, मुझे उम्मीद है कि विजय जी भी मुझे सुनेंगे। मैं दरबारी नहीं कहूंगा, ये मेरा वादा है। फसल बीमा का पिछले अगर 7 वर्ष का आप हिसाब उठा लें, आप 1 मिनट सर, 7 वर्ष का अगर हिसाब उठा लें आप, तो सबसे ज्यादा अगर फसल बीमा के मामले में कंपनियों ने मुनाफा उठाया तो मोदी जी के राज में उठाया। जहां तक इन कानूनों की बात है, 2006 में ये कानून बिहार में आया था और वहां पर क्या हाल है, आज 80% मंडियां बंद हैं। दूसरी बात, इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपया डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर ले लिया और 60,000 करोड़ रुपया किसानों को देने की जो नौटंकी है, मोदी जी जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, वो उसको जरा देख लीजिए कितना गैप है। तीसरी चीज, स्वामीनाथन कमेटी की बात आ रही थी, 143 रिकमेंडेशन थी, 74 मनमोहन सिंह जी के समय में लागू हो गई थी। सरदाना साहब एक बार बताइएगा कि मनमोहन सिंह जी ने कब कहा था कि हम इस, एक मिनट सुनिए जरा, एक मिनट सुनिए जरा, बीच में मत बोलिए, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। सुनिए जरा, सुनिए जरा, सुनिए जरा, एक बार आप उत्तर देना। मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि स्वामीनाथन कमेटी को गलत है और उसको वहां पर फेंक दो और प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन। एक मिनट सर, फिर एक मिनट, आप फिर वही बात करेंगे। हमने स्वामीनाथन कमेटी में, मैं स्वीकार करता हूं C2 के मेथड से हमने नहीं किया, लेकिन फरवरी का 2015 का 700 पेज का एफिडेविट है केंद्र सरकार का, इस निकम्मी मोदी सरकार का। उसने कहा हम लागू ही नहीं कर सकते। हमने कम से कम ऐसा नहीं कहा कभी। अरे दरबारी पाल रखे, निकम्मी कहाँ है? जो सरकार इतने दरबारी पाल सकती है वो निकम्मी। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। प्रेम शुक्ला क्लोजिंग कमेंट, प्रेम शुक्ला क्लोजिंग कमेंट। प्रेम शुक्ला, योगेंद्र यादव की बात आपने सुनी, देखिए आप सरकार हैं, थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, बातचीत शुरू करने की, न्योता देने की जिम्मेदारी आपकी है। अब 2-2 चिट्ठियां मिल गई आपको, एक किसान आंदोलन, किसान संयुक्त किसान मोर्चा की, दूसरा विपक्षी नेताओं की, बुला लीजिए बातचीत के लिए। देखिए किसानों का हित जो है साधना है, हमारा दायित्व है और हम हित साध रहे हैं। जो किसानों के नाम पर पाखंडी आढ़तियों के दलाल है, उन दलालों के जो कलाल है, उनकी बात हमको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जहां तक बात है आंदोलन की, तो आंदोलन करिए ना साहब, खूब करिए आंदोलन, आपको जितना आंदोलन है कर डालिए। क्योंकि आपको जो है, आप ब्लैकमेल करने की बात करें, कानून रद्द करो तो हम बात करने आएंगे। कानून क्यों रद्द करें? सरकार ने कहा है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन संशोधन क्यों करने चाहिए, इस पर आप कोई जो है तर्क सम्मत। प्रेम शुक्ला बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए इन्हीं सारे नेताओं के साथ, किसान नेताओं के साथ 11-12 दौर की बातचीत आप कर चुके हैं, इसीलिए एक और दौर की बातचीत करने में क्या दिक्कत है? इतने कड़े शब्द, इतने रूखे शब्द, तीखे शब्द क्यों बोल रहे हैं उन लोगों के लिए जिनसे 11-12 दौर की बातचीत कर चुके हैं? मैं रूखा तीखा वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं रूखे शब्द। ओके चलिए, योगेंद्र यादव जैसे किसानों के नेताओं का पाखंड करने वाले आड़तियों के दलालों ने कर रखा है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, इस गर्मा गर्म बहस के लिए। मजा भी आया, कुछ मर्यादा की सीमाएं भी पार की गई, लेकिन हर तरफ से हो रही थी, इसीलिए मैंने ज्यादा टोका टाकी नहीं की। बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव आपका, थैंक यू। विजय सरदाना, आलोक शर्मा, प्रेम शुक्ला और धर्मेंद्र मलिक। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।